गुड इवनिंग एवरीवन। वी आर डिस्कसिंग न्यू टॉपिक इन मेडिसिन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। जिसकी बॉडी में ये वायरस चला गया, पूरी जिंदगी के लिए क्या हो जाएगा इंसान? HIV वायरस पॉजिटिव। आगे चल के जब ये मरने वाली कगार पे होगा तो इसी डिजीज का हम लोग एक दूसरा नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? एड्स। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं? एड्स ही तो पढ़ रहे हैं, HIV एड्स, राइट। अब देखो बहुत सारी चीजें हैं HIV एड्स के बारे में। तो अगर यहाँ पे बहुत सारी चीजों का जिक्र किया जाए तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस डिजीज का कोई क्योर है कि नहीं है? क्योर नहीं है सर। राइट, नो क्योर। बहुत बढ़िया, देयर इज नो क्योर, राइट। इस डिजीज का कोई क्योर नहीं है। और दूसरी चीज क्या है यहाँ पे? एक तो क्योर नहीं है, जैसे मान लो किसी को कोरोना हो गया, चलो नहीं भी कोई क्योर है खास, लेकिन एक और सपोर्ट है तुम्हारे पास। क्या? हमारा इम्यून सिस्टम सर। इम्यून सिस्टम भी। और दूसरी चीज वैक्सीन है कि नहीं? मान लो टाइफाइड हो गया, कोरोना हो गया, TB हो गया, इन सब की वैक्सीन है कि नहीं? चिकन पॉक्स हो गया, है सर, टेम्पररी के लिए। राइट। लेकिन अगर मान लो HIV की बात करें तो कोई वैक्सीन बना पाए हो कि नहीं? नहीं बनी है सर। बहुत बढ़िया। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे HIV। इससे पहले कि हम लोग ट्रांसमिशन वगैरह डिस्कस करें, सेक्सुअल रूट, ब्लड ब्लड प्रोडक्ट, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे थोड़ा सा पैथोजेनेसिस, ताकि लेक्चर का लेवल थोड़ा सा ऊंचा रहे आगे चल के भी, क्योंकि एक बहुत ही प्रैक्टिकली रेलेवेंट लेक्चर है ये। तो चलो अपना कैम भी ऑन करते हैं और बाकी हम लोग डिस्कस करते हैं। वेरी इजी लेक्चर। तो तुम लोगों ने रिवाइज किया है कि नहीं इस चीज को अभी तक जितना पढ़ाया गया है? किया है सर। राइट, रिवीजन भी तुम लोगों ने कर लिया है। तो ठीक है, तुम लोगों को चीजें ज्यादा समझ में आएंगी फिर, राइट। और HIV तो देखा जाए एक सदाबहार टॉपिक है, राइट। राहुल को PDF की बहुत जल्दी है, भेज दिया जाएगा। चलो, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे क्या चीज? वी आर डिस्कसिंग HIV। तो जब भी हम लोग HIV की बात करते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, तो HIV में क्या चीजें हम लोग कहते हैं? HIV वायरस के पास क्या क्या दो कंटेंट होते हैं? एकदम अंदर क्या होगा? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड सर। राइट, दो ही चीज तो मिलना है। RNA मिलेगा, एक RNA फिलामेंट मिलेगा कि दो? दो, राइट। एक तो यहाँ पे RNA मिल गया, दूसरा क्या हो जाता है यहाँ पे? दूसरी क्या चीज है? एंजाइम से सर। प्रोटीन। प्रोटीन्स कुछ स्ट्रक्चरल और कुछ एंजाइम्स होंगी। 3 एंजाइम्स हैं। कौन कौन सी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और प्रोटीएज वेरी नाइस, प्रोटीएज और इंटीग्रेस। राइट। अगर ये तीनों एंजाइम ना हो तो ये वायरस मल्टीप्लाई ना कर पाए बॉडी में जाने के बाद, और रेप्लिकेट भी ना कर पाए। तो हम लोग कहते हैं इनमें से जो मेन एंजाइम है जिसकी वजह से इसको रेट्रो वायरस कहा जाता है, सेंट्रल डॉगमा भी फॉलो नहीं करता, वो कौन सा वायरस, वो कौन सा रिवर्स एंजाइम? ट्रांसक्रिप्टेज। यही मेन एंजाइम है जिसकी वजह से बॉडी में जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की बात करते हैं तो हम कहते हैं इसी की वजह से RNA से DNA बनेगा, और DNA से RNA तो किसी भी दिन बन सकता है। मान लो मैंने कह दिया इसने अपने RNA से DNA बनाया, फिर DNA से RNA बनवा लेगा, RNA से अपनी प्रोटीन बनवा लेगा, तो ये नया वायरस हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करता है। तो RNA से जब DNA बनता है तो कौन सी एंजाइम लगती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसका मतलब ज्यादातर जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होते हैं वो किसको इनहिबिट करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वेरी नाइस। इसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हैं, कुछ न्यूक्लियोसाइड हैं, कुछ नॉन न्यूक्लियोसाइड हैं, पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ वायरस देखा था।
कुछ यहाँ पे हम लोगों ने ग्लाइकोप्रोटीन्स की भी बात की थी, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन 41 एंड 120, राइट। तो कुछ प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, एंजाइम्स मतलब प्रोटीन्स प्लस न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे नो क्योर और नो वैक्सीन। तुम लोगों ने सुना है किसी को एचआईवी की वैक्सीन लगी हो, या कोई एचआईवी पॉजिटिव रहा हो और बाद में एचआईवी नेगेटिव हो गया हो, ऐसा सुना है कभी? नो सर। ऐसा कभी नहीं सुना है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस यही कर रहे हैं कि पेशेंट एक बार एचआईवी पॉजिटिव हुआ तो पूरी लाइफ के लिए भाई साहब क्या हो गए, एचआईवी पॉजिटिव हो गए। ओके, चलो ट्रांसमिशन वगैरह हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग चाहते हैं थोड़ा लेक्चर के स्टैंडर्ड को ऐसा रखेंगे ताकि पैथोजेनेसिस, ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशंस उस डायरेक्शन में। अब देखो, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, जो आरएनए से आगे चल के क्या बना देगा, डीएनए, और डीएनए से फिर आरएनए, और आरएनए से प्रोटीन बनी जाएगी, मतलब न्यू वायरस। ये बताओ, जैसे मेरे अंदर का जो डीएनए है वो हर एक सेल का सेम है कि हर एक सेल का डिफरेंट है? मेरी ही हर एक सेल का सेम होगा यार। मेरा डीएनए चाहे बाल का ले लो, नाखून का ले लो, पैर का ले लो, सेम ही रहेगा ना? क्या कहते हो? सेम होगा सेम सर। रहेगा सर। सेम रहेगा, राइट। लेकिन ये अजीबोगरीब वायरस है, गया है आरएनए ये वाला लेके, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज फॉल्टी एंजाइम है। आरएनए 1 लेके गया है, थोड़ा सा अगर चेंज हो गया, सही से डीएनए नहीं बना पाया ये, तो डीएनए 2 हो जाएगा। और डीएनए 2 से जब आरएनए बनेगा तो आरएनए 1 बनेगा कि आरएनए 2 बनेगा? फॉल्टी आरएनए 2। राइट। तो ये बताओ, अगर तुम वैक्सीन इसके अगेंस्ट बनाए थे, तुम्हारी बॉडी में ये वायरस गया है और जाके वो ऐसे बदल जाए, आगे चल के आरएनए 3 में बदल जाए, तो वैक्सीन काम करेगी कि नहीं करेगी? मुश्किल है सर। नहीं करेगी राइट। सर काम। यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन बॉडी में जाने के बाद हो गया। ऐसे मान लो मेरी बॉडी में चला गया डेल्टा कोरोना वायरस। डेल्टा कोरोना वायरस सुना है? यस सर। राइट। और डेल्टा गया और हमने डेल्टा की वैक्सीन लगवा ली, बच गए। लेकिन डेल्टा गया और अल्फा में चेंज हो गया, बीटा में चेंज हो गया, लगाया हमने डेल्टा की वैक्सीन, काम करेगा कि नहीं? नहीं करेगा सर। तो करेगा सर। राइट। तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है कि हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोज को इनहिबिट करें, प्रोटीएज को इनहिबिट करें, इंटीग्रेज को। अगर इसके एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो वायरस रेप्लिकेट तेजी से कर पाएगा कि स्लो हो जाएगा? स्लो हो जाएगा सर। तो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज को स्लो कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूं कि इस वायरस को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए, ये पॉसिबल है कि नहीं? नहीं है सर। क्योंकि ये वायरस जो है इंटीग्रेज, जैसे मान लो अपने भी बॉडी में सेल के अंदर डीएनए होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए से जब डीएनए बना देता है वायरस का, तो इंटीग्रेज एंजाइम क्या करता है, इस डीएनए को किससे जोड़ देता है? हमारे डीएनए से। तो ये हमारी सेल के अंदर इसका डीएनए छुप जाता है कि नहीं छुप जाता है? क्या कहते यस हो? सर, छुप जाता है सर। तो इसको मारोगे कैसे? अपनी बॉडी के सारी सेल्स को मार दोगे कि नहीं मार पाओगे? नहीं मार पाएगा सर। ये बैक्टीरिया नहीं मार- और इस वायरस को भी नहीं बाहर निकाल सकते। तो पेशेंट को एचआईवी अगर एक बार हो गया तो लाइफ लॉन्ग ये वायरस बॉडी में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा सर। रहेगा। और दूसरी चीज, यहाँ पे अगर हम लोग वैक्सीन बनाने की कोशिश करें तो वैक्सीन एक एजेंट के अगेंस्ट बना सकते हैं कि 1000 एजेंट के एक ही एजेंट के सर। वरना 1000 वैक्सीन लगवाओगे भी, आज एक वैक्सीन लगाओ तो इंसान मरना पसंद करेगा, लेकिन 1000 वैक्सीन शायद ना पसंद करे। यस सर। जैसे मान लो तुम लोगों को कोरोना हो जाए किसी को, और वो बोल दिया जाए 1 लाख वैक्सीन लगवा लो तो ठीक हो जाओगे, तो मरना पसंद करोगे कि बिना वैक्सीन के जाना पसंद करोगे? शहीद होना। बिना सही। यार तुम लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हो। अगर वैक्सीन लगवा लोगे तो क्या हो जाएगा? लगवा कौन लगाएगा सर? हम लगाएंगे, रोज सुबह उठ के 2 वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन पूरी जिंदगी में तब भी 1 लाख वैक्सीन नहीं हो पाएगा। यस सर। इसका मतलब एक दिन में कम से कम 200-300 वैक्सीन लगेगी, तब जाके तुम लोग जिंदा रहोगे। मतलब Yes, sir. 10 बार तुम लोगों को इंजेक्शन लगेगा, 10 नहीं 100 बार दिन भर में। सर तुम लोग आईसीयू में एडमिट रहेंगे वैसा सर। बेहोश किए रहेंगे, बस तुम लोग जिंदा कोमा रहोगे। में। यस कोमा में सर। रखा जाएगा, ठीक है? हाँ, डन। yes. शहीद हो जाएगा। हाँ तो ठीक है शहीद यार, मंजूर है सर। तो क्या करोगे बहुत ज्यादा जी के? कुछ मिल यस रहा सर। है जिस क्या बारे में? धरती बोझ ही बन रहा है सर। वही तो, बिना मतलब कि तुम लोग जिंदा हो। तुम लोग सुसाइड अटेम्प्ट करो आज,
देखते हैं कौन सक्सेसफुल होता है। न्यूज़पेपर वालों को बता के करना ताकि मुझे पता चले, वरना तुम लोग कुर्बानी भी दे दो मुझे पता ही ना चले। सर आप जी पे सर। केस हो जाएगा। क्या नाम लिख के मेरा कुर्बानी दोगे? ऐसा मत करो यार, नहीं सर, आपका नाम नहीं लिखेंगे। मेरा नाम मत लिखना, या पहले मैं ही कुर्बानी दूं, जब मेरा नाम लिख दोगे तो यार वैसे ही मेरी कुर्बानी। ऐसा मत करो यार। चलो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे एचआईवी वायरस। ये तो कुछ लोग एचआईवी से इम्यून होते हैं, जैसे मलेरिया से कुछ लोग इम्यून होते हैं, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? यस सर। यस सर, पॉसिबल है। possible है। तो अगर तुम लोग इम्यून हो तो अपनी लाइफ में ज्यादा चिल कर सकते हो, ठीक है? तो पता कराते हैं तुम लोग इम्यून हो कि नहीं हो। राइट, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एचआईवी। राइट, कल से कुछ परफॉर्मेंसेस लेंगे हम लोग, अभी नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है? एचआईवी स्लाइड कहाँ गया? मिल गया। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। राइट, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। आइए देखते हैं। राइट, तो कल हम लोगों ने बात किया था किसिंग वगैरह से नहीं फैलेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा, सेंट्रल डॉगमा को फॉलो नहीं करेगा। राइट, वायरस इज असेंबली ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। एक बार फिर से स्ट्रक्चर ऑफ वायरस देखते हैं, तभी कुछ समझ में आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। राइट, हम लोग कहेंगे यहाँ पे प्रोटीन्स होंगी प्लस 2 आरएनए फिलामेंट्स, प्रोटीन्स एंड 2 आरएनए फिलामेंट्स। तो क्या यहाँ पे देखा जाए, प्रोटीन्स हैं और 2 आरएनए फिलामेंट्स हैं। तो डायग्राम देखते हैं, वही सब सिंपल सिंपल से डायग्राम। राइट, एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर तो सिंपल से लेते हुए अभी हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पर जाएंगे, तभी समझ में आएगा। इसके बाद वाला लेक्चर काफी सिंपल होगा, जिसमें हम लोग केवल डिस्कस करेंगे कैसे फैलता है। ये लेक्चर टफ होगा थोड़ा सा। राइट, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कह दिया, कुछ प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। जो प्रोटीन्स हैं उन्हीं को हम लोग कह देते हैं कैप्सिड। बीच में 2 आरएनए के फिलामेंट हैं। वायरस के एनवेलप है अगेन प्रोटीन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जिसकी वजह से इसको हम लोग कह देते हैं रेट्रोवायरस। आरएनए से डीएनए बना देगा, डीएनए से न्यू आरएनए बना देगा। न्यू आरएनए बनाने का मतलब यहाँ पे न्यू आरएनए का मतलब न्यू वायरस बन जाएगा। राइट, दैट इज न्यू वायरस। टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। और डायग्राम देखते हैं जिसमें हम लोग एक एक कंपोनेंट को दोबारा रिवाइज कर लें। राइट, अगेन इस डायग्राम को शायद हम लोगों ने कल देखा था। राइट, इसमें टाइम पास नहीं किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। पहले हम लोग आरएनए की बात करें तो बीच में 2 आरएनए फिलामेंट्स देख पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे 3 प्रोटीन्स हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और प्रोटीएज। यही सब कहानी खराब करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने कहा था स्ट्रक्चरल प्रोटीन P7 एंड P24 इन पर्टिकुलर। इसके अलावा हम लोगों ने कहा था 2 ग्लाइकोप्रोटीन्स, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन 41, ग्लाइकोप्रोटीन 120। राइट, एक और डायग्राम देखो। राइट, अगेन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं वही चीज, प्रोटीन वाले पार्ट कैप्सिड, बाकी हम लोग कह दिए आरएनए है, और P17 और P24 है, ग्लाइकोप्रोटीन 41, 120, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, प्रोटीज। और डायग्राम लो, याद हो जाएगा डायग्राम ही तुम लोगों को। अभी 1-2 डायग्राम और आएंगे, देखते रहो। राइट, अगेन यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया ग्लाइकोप्रोटीन 41, ग्लाइकोप्रोटीन 120, आरएनए, बाकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये मेन इसके कंपोनेंट है। अब फाइनल डायग्राम देखते हैं हम लोग। फाइनल डायग्राम, दिस इज द फाइनल डायग्राम। राइट, जिसमें काम काम की चीजें जो हैं वो दिया गया है। ये 2 प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स तुम लोग देख पा रहे हो सबसे बाहर हैं कि सबसे अंदर हैं? आउटर मोस्ट,
बताओ, सबसे बाहर है सबसे अंदर है? सबसे बाहर है। इसका मतलब अगर इस वायरस को मेरी सेल को अटैक करना है तो किसको पहले कौन टच करेगा? मान लो ये होस्ट सेल है, तो होस्ट सेल के सबसे पहले कांटेक्ट में क्या आएगा? ग्लाइकोप्रोटीन 120 आएगा कि 14 आएगा कि P24 आएगा? राइट, मेक्स कांटेक्ट विद होस्ट सेल। इसी का कांटेक्ट अगर तुम लोगों के सेल के साथ हो जाए तो जिंदगी खराब हो जाएगी। मेक्स कांटेक्ट विद होस्ट सेल। अब यहाँ पे क्या है? हम लोग कहते हैं ये दो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। आरएनए को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 2 आरएनए फिलामेंट्स हैं। अब यहाँ पे जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज बच जाती है, इंटीग्रेज, प्रोटीएज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इंटीग्रेज, प्रोटीएज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कॉमन सेंस लगाओ, अगर हम लोग इन इंटीग्रेज, प्रोटीएज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनका काम ना करने दें तो कुछ प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? बताओ, इनको इनका काम ना करने दें। राइट, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक डायग्राम बनाएं केवल इस तरीके से सिंपल, तो हम लोग कह देते हैं इसके पास आरएनए, इसके पास इस तरीके से प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 41, और यहाँ पे 3 एंजाइम्स रख लेते हैं। राइट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेज और प्रोटीएज। ये बताओ, अगर इन एंजाइम्स को हम लोग इनहिबिट कर दें तो ऐसी ड्रग्स जो इन एंजाइम्स को इनहिबिट करें उनको एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं कि नहीं? बताओ। राइट, इन्हीं के इनहिबिटर्स दे दो। इनहिबिटर्स दे दोगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर हो गया, इंटीग्रेज इनहिबिटर हो गया, प्रोटीएज इनहिबिटर हो गया। राइट, यही आपके यूज्ड इन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। हम लोग कहते हैं ART। जिनको HIV का ट्रीटमेंट चलता है उनको बोला जाता है पेशेंट ART पे है, और जिन पेशेंट्स को TB का ट्रीटमेंट चलता है, TB, उनको क्या बोला जाता है? TB का ट्रीटमेंट जिनको चलता है, TB। बताओ। वेरी नाइस, उनमें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। राइट, उनमें क्या हो गया? ATT बोलते हैं। वेरी नाइस, चैट सेक्शन में यहां से देख पा रहा हूं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। राइट, टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। राइट, एक चीज मैंने और बताया था, अगर मान लो किसी को TB है तो उसमें HIV होने के चांसेस, उसमें HIV का टेस्ट कराओगे कि नहीं? और अगर HIV है तो ऐसे इंसान में TB का टेस्ट कराओगे कि नहीं कराओगे? क्या कहते हो? बिल्कुल कराओगे, होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जिसको HIV है उसको TB, राइट, जिसको TB है उसको HIV। टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है? स्ट्रक्चर, इतने डिटेल में स्ट्रक्चर देख लिए हो कि पैथोजेनेसिस वैसे ही पता चल जाएगी। राइट, अगर मान लो मैंने कह दिया ये वायरस बॉडी में अटैक करेगा, राइट, हल्का सा आउटलाइन ऑफ पैथोजेनेसिस। अभी बहुत सारे एस्टोनिशिंग फैक्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मान लो HIV वायरस है तो कौन बताएगा मुझे किन सेल्स को ये अटैक करता है? HIV वायरस, बताओ किन सेल्स को अटैक करता है? राइट, CD4 पॉजिटिव, CD4 पॉजिटिव सेल्स। अब इस CD4 अचानक क्या आ गया? CD4 पॉजिटिव सेल्स हैं। राइट, तो 2-3 टाइप के CD4 पॉजिटिव सेल्स होते हैं यहाँ पे। राइट, जैसे अगर मान लीजिए मैंने कह दिया यहाँ पे मैक्रोफेजेस, मैंने कह दिया T लिम्फोसाइट्स। राइट, T लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस। राइट, इनमें CD4 पॉजिटिविटी पाई जाती है। CD4 को हम लोग कहते हैं क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। CD इज इक्वल टू क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे मान लो मैंने कह दिया अगर ब्लड ग्रुप एंटीजन की बात हो
तो आरबीसी पे मिलता है कि डब्ल्यूबीसी पे मिलता है कि प्लेटलेट में मिलता है। एग्जाम्पल, जैसे आरबीसी है तो इसके ऊपर जैसे मान लो मेरे पास ए एंटीजन है, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए एंटीजन है, राइट। तो एक प्रोटीन है जिसकी वजह से मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ए हो गया। किसी की आरबीसी की मेम्ब्रेन पे बी एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया इसका, ब्लड ग्रुप बी हो गया, राइट, सिंपल। और अगर मान लो मैं कह देता हूं मेरे टी सेल पे CD4 प्रोटीन्स हैं, तो मैं क्या कह दूंगा, ये CD4 पॉजिटिव टी सेल है, या हम लोग कह देते हैं टी हेल्पर सेल है, राइट। टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, HIV वायरस किसको अटैक करेगा बताओ, अटैक्स CD4 पॉजिटिव टी हेल्पर सेल्स, मतलब लिम्फोसाइट्स। ये आपके क्या होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स जो आपकी इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं, राइट। टू सिंपल टू अंडरस्टैंड, क्या होते हैं, ये इम्यून सेल्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, CD4 पॉजिटिव, और आगे चल के HIV वायरस डिस्ट्रॉय कर देगा CD4 को कि नहीं, डिस्ट्रॉय CD4 पॉजिटिव T helper cells, right. Therefore CD4 काउंट ब्लड में डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं डिक्रीज हो जाएगा, CD4 काउंट, इसी पे इम्यूनिटी डिपेंड करती है, राइट। Therefore इम्यूनिटी डिक्रीजेस। तो HIV वायरस किसी को नहीं मारता, HIV वायरस इम्यूनिटी को कम कर देता है। जब HIV वायरस की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगा बताओ, HIV वायरस की वजह से इम्यूनिटी मान लो कम हो गई, राइट। अब ऐसे पेशेंट्स को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होंगे, राइट। देयरफॉर रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस इंक्रीज, नोन एज, अभी तक इन्फेक्शन नहीं हो रहे थे, अभी इम्यूनिटी कम हो गई तब इन्फेक्शंस हो रहे हैं, हम लोग कह देते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शंस। जिसमें सबसे ऊपर मैं लिखना चाहूंगा फंगल इंफेक्शंस। तो फंगल इंफेक्शन किसको ज्यादा होता है, जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी होती है, जिसकी इम्यूनिटी खराब होती है, क्या कहते हो, किसको ज्यादा होता है, जिसकी इम्यूनिटी कम अच्छी होती है, राइट। वेरी नाइस। तो फंगल इन्फेक्शन, इसके अलावा ऐसे इंसान को जिसकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है उसको टीबी हो सकता है कि नहीं हो सकता, ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, टीबी भी हो सकता है, राइट, टीबी भी हो सकता है, वेरी नाइस। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन दो कैंसर मैंने तुम लोगों को लिखवाया था, दो कैंसर्स क्या लिखवाए थे, वेरी नाइस। एक हम लोगों ने कपोसी सार्कोमा लिखा था, कपोसी सार्कोमा, और दूसरा सर्वाइकल कैंसर। ये कैंसर्स भी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कैंसर्स नॉर्मली इन्फेक्टिव नहीं होते, लेकिन ये कैंसर इन्फेक्शन की वजह से होता है। चैट सेक्शन में मुझे कौन बताएगा, मान लो मैं कह रहा हूँ सर्वाइकल कैंसर के लिए एक इन्फेक्शन, एक चीज का इन्फेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या चीज है जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर हो सकता है किसी को, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, जिसकी वैक्सीन भी लगवानी मस्ट है, राइट। अदरवाइज ओल्ड एज में जाके सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सर्वेरिक्स एंड गार्डासिल, आजकल सर्वेरिक्स आता नहीं, गार्डासिल ही इंपॉर्टेंट है। चलो बहुत बढ़िया, तो तुम लोगों को थोड़ी बहुत पैथोजेनेसिस अभी तक पता चली है, राइट। अब यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग और देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्ट्स। चलो पहले बताओ, इज देयर एनी वैक्सीन, is there any vaccine which is successful for HIV? No vaccine, आज तक कोई वैक्सीन नहीं बनी, राइट। दूसरा बताओ, is there is cure of HIV या AIDS possible?
क्योर ऑफ HIV या एड्स पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। ओनली कंट्रोल ऑफ डिजीज, ओनली delay of progression of disease is possible, right? एक और $1 million क्वेश्चन, can anyone be immune? Can anyone be immune to HIV? बताओ, आंसर इसका यस है, ठीक है, यस हो सकता है, ठीक है। इम्यून, मलेरिया के लिए कौन कौन से लोग इम्यून थे? मलेरिया के लिए, जिनको मलेरिया नहीं हो सकता है सच, हो सकता है वाइवेक्स से ना हो सकता है फेल्सीपेरम से ना हो। वेरी नाइस। जैसे सिकल सेल ट्रेट, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और बताया था तुम लोगों को सिकल सेल ट्रेट के अलावा भी कुछ मैंने एक दो पॉइंट्स, कौन बताएगा मुझे? सिकल सेल, राइट, थैलेसीमिया वाले को भी नहीं होगा, चलो बहुत बढ़िया, अगर वो मेजर है तो। और बताइए, डफी एंटीजन बताया था, G6PD डिफिशियंसी में भी चांसेस कम है, और नियोनेट्स को अनीमिया नहीं होगा, सॉरी इन्फेंट्स, वेरी नाइस हिमानी, 1 साल या 6 महीने से कम वालों को मलेरिया नहीं होता, क्योंकि HbA की जगह फीटल हीमोग्लोबिन होता है। एक एक चीज लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग पैथोजेनेसिस देख रहे थे, तो पैथोजेनेसिस को कंटिन्यू करते हैं, पैथोजेनेसिस को कंटिन्यू करते हैं, राइट। अगर यहाँ पे मान लो मैंने कह दिया ये होस्ट का सेल है, वायरस नहीं, मेरा सेल है, मान लो होस्ट सेल, होस्ट सेल से सबसे पहले वायरस का कौन सा पार्ट कम्युनिकेट करेगा, बस ये बताओ। मान लो मैंने HIV का वायरस बनाया, HIV वायरस, वेरी नाइस, ग्लाइकोप्रोटीन 120, तो ये लो ग्लाइकोप्रोटीन 120 आके चिपक गया, राइट। ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन 120। अच्छा ये बताओ, किसको देख के ये पहचाना होगा कि ये आपका टी सेल है? CD4 को देख, समझ गए? CD4 को ही केवल अटैक करेगा, CD4 को देख लिया, तो ये क्या है? CD4 पॉजिटिव टी हेल्पर सेल, पॉजिटिव टी हेल्पर सेल, इसको देख के पहचान लिया, टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब क्या होगा? अब ये वायरस सेल के अंदर आना चाहेगा, लेकिन केवल अपना RNA भेजेगा। लेकिन एक चीज और है, ये आपका क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन 41, ये कंफर्म करेगा सेल वही है कि धोखा तो नहीं हो रहा है। ये किसको देखेगा? इसको एक रिसेप्टर की पहचान होती है, बल्कि 2 रिसेप्टर, एक आपका होता है CCR5 और दूसरा होता है CXCR5 या 4, CXCR4, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गए? 2 और आपके क्या आ गए? को रिसेप्टर्स, राइट। तो हम लोग कहते हैं वायरस आइडेंटिफाइज होस्ट सेल बाय CD4 and enters in host cell when क्या? When glycoprotein 41 recognizes किसको? CCR5 को रिसेप्टर्स, राइट। जैसे मान लो मैंने कह दिया ये होस्ट सेल है और ये आपका वायरस है, रेड से वायरस बनाते हैं, राइट। और मैंने कह दिया एक ग्लाइकोप्रोटीन 41 है, इसको 2 रिसेप्टर्स मिल गए, CCR5, CXCR5 और 4, ठीक है। अगर ये रिसेप्टर्स मिल गए इसको, तो ये इनके साथ क्या करेगा? दोस्ती कर लेगा, और यहां से वायरस का RNA कहाँ चला आया? राइट, वायरस RNA कहाँ पे आ गया बेटा? किसके अंदर आना था इसको? राइट, वायरस RNA इन होस्ट सेल,
राइट अच्छा, ये वायरल आरएनए अगर होस्ट सेल के अंदर आया है तो ये तुरंत तुरंत किस में चेंज हो जाएगा? वायरल आरएनए आया है लेकिन चेंज किस में हो जाएगा? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ध्यान रखो, किस में चेंज हो जाएगा? वेरी नाइस, ये डीएनए में चेंज हो जाएगा, बहुत बढ़िया। वायरल डीएनए है, लेकिन ये वायरल डीएनए, राइट। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज देख लिया। ये बताओ, जो तुम्हारी सेल होगी उसमें भी डीएनए होगा कि नहीं होगा? राइट, ये होस्ट सेल का न्यूक्लियस है और डीएनए। तो यहाँ पे एक एंजाइम और थी जिसको हम लोग पढ़ रहे थे, इंटीग्रेज एंजाइम। इंटीग्रेज, इंटीग्रेज का नाम सुना था तुम लोगों ने अभी? इंटीग्रेज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम क्या करेगा? वायरल डीएनए को किसके साथ जोड़ देगा बताओ? राइट, ये आपका वायरल डीएनए। वायरल डीएनए इंटीग्रेट्स विद होस्ट डीएनए, राइट। अब ये क्या हो गया? अब ये न वायरस है न बॉडी की सेल है, ये प्रो वायरस बन गया। होस्ट सेल के अंदर डीएनए हमारा होना चाहिए, होस्ट सेल के अंदर डीएनए किसका घुस गया बताओ? वायरस का। अब यही सेल में छुपा बैठा रहेगा बहुत दिन तक, इसीलिए लेटेंट पीरियड बहुत ज्यादा रहता है। यू कॉल दिस थिंग एज प्रो वायरस। और आगे चल के जब भी इसका मूड खराब होगा, मूड खराब होगा तो ये बेटा अपने डीएनए से क्या बना लेगा? अगेन क्या बना लेगा? वायरल आरएनए। और आरएनए से क्या बना लेगा? प्रोटीन। तो क्या ये न्यू वायरस हो गया कि नहीं हो गया? न्यू एचआईवी वायरस हुआ कि नहीं हुआ? अभी देखो, अभी पढ़ा नहीं रहे। हाँ, मल्टीपल कॉपीज ढेर सारे। तो गया था और क्या चेंज हो गया? न्यू एचआईवी वायरस में। मतलब इसने मल्टीप्लाई करना सीखा है होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद कि नहीं बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसको 4-5 बार बनाएंगे तुम लोगों को काफी इजी लगने लगेगा। राइट, फिर से इसी को बनाओ। अब ये काफी सिंपल हो गया, मैंने कह दिया ये होस्ट सेल है, होस्ट सेल। तो तुम लोग बताओ, वायरस का ग्लाइकोप्रोटीन 120 यहाँ है, ये क्या है? ये क्या है बताओ, जल्दी बताओ, ये क्या है? यहाँ वायरल आरएनए है। ये क्या है जिसको मार्क किया है? ग्लाइकोप्रोटीन 41। और ये किसको ढूंढ रहा है? ग्लाइकोप्रोटीन 41 किससे मैच करना चाह रहा है? CCR5 से, CXCR4 से। अगर इसको CCR5 नहीं मिला, जो कि कुछ लोगों में नहीं होता है, तो ये वायरस एंटर करेगा कि नहीं एंटर करेगा होस्ट सेल में? इफ CCR5 एब्सेंट as in few individuals, तो वायरस एंटर करेगा कि नहीं? राइट, नाउ वायरल आरएनए will not be able to enter host cell। ये बताओ, ऐसे इंसान को इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा अगर वायरस आ ही नहीं रहा है सेल के अंदर, टी सेल के अंदर जा ही नहीं रहा है? बताओ क्या कहते हो तुम लोग? नहीं होगा। तो तुम लोग समझ गए हो। हम लोग कहते हैं यहाँ पे, अगर मान लो एचआईवी वायरस है, एचआईवी वायरस, तो एचआईवी वायरस की जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, ये रिकॉग्नाइजेस CD पॉजिटिव टी हेल्पर सेल्स। लेकिन अगर मैं तुम लोगों से कहूं इसी का ग्लाइकोप्रोटीन 41 किसको रिकॉग्नाइज करता है? रिकॉग्नाइजेस CCR5 को रिसेप्टर्स एंड allows entry of virus into host cell। तो तुम लोग इस बात को सही मानते हो कि गलत मानते हो? यहां तक सही है कि गलत है? सही है शायद, ठीक है। तो इसका मतलब अगर किसी में CCR5 का म्यूटेशन होगा, इफ CCR5 म्यूटेशन, राइट,
तो इसका मतलब है पेशेंट इम्यून होगा कि नहीं होगा, यही इतनी देर से बता रहे हैं। राइट, पेशेंट या पर्सन विल बी इम्यून, अभी तो पेशेंट हुआ ही नहीं। राइट, पर्सन कैन बी इम्यून टू HIV। लेकिन ये बताओ, जो आपका ये सेल है, ये इम्यून सेल है कि इम्यून सेल नहीं है? क्या है, कैसा सेल है ये जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? इम्यून सेल है कि बस ऐसे ही टाइम पास सेल है? बताओ। इम्यून सेल है। अगर इसमें इसके आधे कंपोनेंट नहीं होंगे तो ऐसे इंसान को कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि नहीं? और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, राइट। तो कोई अच्छी बात नहीं CCR5 ना हो, लेकिन जिसके पास CCR5 थोड़ा सा चेंज फॉर्म में होगा या नहीं होगा, उसको एटलीस्ट HIV नहीं होगा। तो ये पेशेंट इम्यून होते हैं। अब दूसरी चीज यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, व्हाई नो वैक्सीन, व्हाई नो वैक्सीन, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे है क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज फॉल्टी एंजाइम, फॉल्टी एंजाइम। तुम लोग न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियर बेस, नाइट्रोजिनस बेस, ये सब समझते हो? प्यूरिन, पिरामिडीन, नाइट्रोजिनस बेस पढ़ते थे कभी? तो जो DNA RNA होते हैं वो इन्हीं सब के बने होते हैं। तो अगर मान लो मैंने कह दिया नॉर्मली DNA से RNA बना, राइट, तो यहाँ पे RNA पॉलीमरेज लगा, तो जैसा DNA होगा इसी DNA का कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी होगा कि अलग आएगा RNA? कॉम्प्लीमेंट्री होगा कि अलग होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा। एडेनिन होगा तो ग्वानिन आ जाएगा, ग्वानिन होगा तो साइटोसिन आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो अगर मान लो मैं कहूं आइडियली RNA से अगर DNA बन रहा है तो कौन सा एंजाइम लगेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगेगा। लेकिन ये इससे इसका क्या बनना चाहिए था? कॉम्प्लीमेंट्री। फिर आगे चल के जब इससे RNA बनता तो ये RNA ओरिजिनल RNA से सिमिलर होता कि नहीं होता? ये भी RNA, ये भी RNA, दोनों सिमिलर होते कि नहीं होते? अगर कॉम्प्लीमेंट्री होता तो सिमिलर होते। लेकिन ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कभी ऐसा नहीं करेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बहुत गया गुजरा एंजाइम है। मैंने कहा यहाँ पे बिकॉज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज फॉल्टी एंजाइम। तो फॉल्टी एंजाइम होगा तो कुछ ना कुछ मिस्टेक करेगा कि नहीं करेगा? मिस्टेक बताओ, करेगा। मान लीजिए मैंने कह दिया यहाँ पे वायरस का RNA 1, इस तरीके से 1 लेबल कर दो, इस पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगा दिया तुमने, तो जो DNA बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा कि थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है? नॉन कॉम्प्लीमेंट्री। मान लो इसका DNA 2 बन गया, क्योंकि क्या है, ये फॉल्टी है, कुछ ना कुछ इधर उधर गड़बड़ कर देगा। जैसा RNA था वैसे ही DNA बनना चाहिए था, नहीं बना। अब जब DNA से फिर RNA बनेगा, बनना ही है क्योंकि वायरस बनेगा, तो ये RNA 1 बनेगा कि RNA 2 बनेगा? 2 बनेगा, क्योंकि बन तो इससे रहा है, डायरेक्टली तो बन नहीं रहा है। आगे चल के इस RNA से भी DNA बनेगा कि नहीं बनेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से DNA 3, और आगे चल के इस DNA से RNA 3 बनेगा कि RNA 1 बनेगा? RNA 3। मतलब यहाँ पे बॉडी में वायरस 1 गया था, 1 चल, फिर अंदर बन गया वायरस 2, अंदर बन गया वायरस 3। मान लो तुमने इसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाई थी, वैक्सीन फॉर्म, लेकिन आगे चल के किसमें चेंज हो गया? 2 में और 3 में। तो क्या तुम्हारी वैक्सीन काम करेगी इसके वेरिएशन की वजह से कि नहीं करेगी? क्या मानते हो? नहीं करेगी। सबको ये बात समझ में आई है कि नहीं है? अगर मान लो मैंने कह दिया नो वैक्सीन बिकॉज जेनेटिक composition of virus keeps on varying,
वेरिंग ड्यू टू फॉल्टी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई है कि नहीं समझ में आ गई है? मैं कह रहा हूँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऐसी क्वालिटी का है कि वो सब गड़बड़ कर दे रहा है। ऐसे लग रहा है वायरस का गड़बड़ कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली सफर हम लोग कर रहे हैं। गया किसी फॉर्म में, चेंज हो गया किसी फॉर्म में, उसमें भी नहीं रुका, किसी और फॉर्म में चेंज हो गया। इज इट क्लियर? राइट। व्हाई नो क्योर? व्हाई नो क्योर? हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? क्योंकि जो भी ARTs हैं वो एक्टिवली डिवाइडेड सेल्स को ही मारती हैं। एक्ट ऑन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स ओनली। हम लोग कह रहे थे कि यहाँ पे इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से, मान लो ये मेरा DNA है, होस्ट DNA, इसी से कौन मिल जाता है बेटा? इसी से वायरल DNA मिल गया। वायरल DNA किस एंजाइम से? बाय इंटीग्रेज एंजाइम। इंटीग्रेज एंजाइम, राइट। और ये बहुत दिन तक इसी प्रो वायरस के स्टेज में क्या रहता है? हम लोग कहते हैं प्रो वायरस है, और ये डिवाइड भी नहीं कर रहा है, केवल ऐसे ही प्रो वायरस के फॉर्म में बॉडी में क्या है? इनएक्टिव पड़ा हुआ है। इनएक्टिव का मतलब डोरमेंट। तो जब हमारी सेल्स कोई एंटीजन ही नहीं प्रोड्यूस कर रही, डिवाइड ही नहीं कर रहा, ऐसे पड़ा हुआ है, जितनी भी ड्रग्स हैं वो सब किसको इनहिबिट करती हैं बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को, इंटीग्रेज को और प्रोटीएज को। यहाँ पे इंटीग्रेज ने अपना काम कर दिया, वो भी काम नहीं कर रहा है, केवल वायरस बॉडी में डोरमेंट बैठा हुआ है। तो जितनी भी ड्रग्स हैं तुम्हारी, सब प्रो वायरस वाले पे काम नहीं करती। जब ये एंजाइम्स एक्टिव रहती हैं या जब ये रेप्लिकेट करता है वायरस, तभी करती हैं। तो अगर एक बार ये इंटीग्रेट हो गया, राइट, तो बॉडी क्या ऐसी सेल्स को पकड़ पाएगी कि नहीं पकड़ पाएगी? भाई या तो पता चल जाए कि ये सेल है, इसको मारना है, कि जाके वहां छुप गया। एक्टिव होता तो इससे प्रोटीन्स बनती, एंटीजेंस बनते, लेकिन ये इनएक्टिव जाके बैठ गया, तो बॉडी में ये छुपा रहेगा कि पकड़ में आएगा? बताओ। छुपा रहेगा, हिडन रहेगा। अगर ये यहाँ से हिलेगा डुलेगा तो आगे चल के ये कुछ प्रोटीन्स RNA बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, एंटीजन बनाएगा, बॉडी से उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो थोड़े दिन तक इसी डोरमेंट फॉर्म में छुपा रहता है, प्रो वायरस जैसा। आगे चल के कभी भी ये एक्टिवेट हो सकता है, राइट। तो क्योंकि हम लोग लेटेंट सेल्स को, लेटेंट वायरस का कुछ नहीं कर सकते, जितनी ड्रग्स हैं सब एक्टिवली डिवाइडिंग पे। तो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि कैसे इसका आगे चल के सब कुछ डिटेल है। चलो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। समझ में आया है तुम लोगों को? अभी ये चीजें रिपीट होंगी कई बार, माइक ऑन कर दिया है मैंने। इज इट क्लियर? रिपीट होगा। तो एक टफ लेक्चर था, कल हम लोग पढ़ेंगे कैसे फैलता है, ठीक है। चलो उसके बाद फिर पैथो